औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग, ठीक हैं? हाँ भाई, अली कैसे हो दादा, ठीक हो? अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास में जो नहीं था वो बताए कौन नहीं था? ओके, आप ही नहीं थे। ऑनलाइन में कौन कौन नहीं था फर्स्ट क्लास में? ऑनलाइन पहली क्लास किस किस ने अटेंड नहीं की है? सारे बच्चे ज़रा मुझे इन्फॉर्म करें। देखिए, अगर पहली क्लास आपने अटेंड नहीं की थी तो क्या रिकॉर्डिंग देख ली? लाइव मतलब, मगर अटेंड तो की ना। अच्छा, जिसने भी अगर रिकॉर्डिंग नहीं ली, लाजमन रिकॉर्डिंग देखनी है फर्स्ट क्लास की, क्योंकि हमने ना स्टार्ट कर दिया है पेपर की तैयारी करना। ठीक है, आज का हमारा टारगेट क्या होगा? मैंने कहा था 10 क्लास में कितनी मार्क्स? 30 मार्क्स। तो हमें मेहनत तो करनी है ना, तो हर क्लास में हम आगे जाएंगे, कोशिश करें कि कोई भी क्लास मिस ना हो। मिस हो तो रिकॉर्डिंग देख के आओ, ताकि हम आगे ही मूव करें। मगर चूंकि सेकंड क्लास है, थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट करूंगा और फिर एक्सपेंड करूंगा। कंसोलिडेट का क्या मतलब है? जो हमने पहले पढ़ा था उसको और पक्का सीमेंट, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने क्या क्या पढ़ा था? बेसिक्स लिखवाए थे मैंने आपको, कुछ बेसिक्स लिखवाए थे ऑनलाइन वालों। वॉइस का क्या इशू है बेटा, बताइएगा मुझे, क्यों वॉइस का इशू है भाई? ऑनलाइन सारे बच्चे बताएं, क्या आपके पास वॉइस ठीक है? नो इश्यूज। ब्रूस कह रहा है नो इश्यूज। बेटा कंफर्म कर लें, इश्यूज हैं तो मैं इसको रोक दूंगा, प्रॉब्लम हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नो इश्यूज, ठीक है भाई। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे बच्चों ये बताओ कि आपने सेल्स टैक्स से कोर्स स्टार्ट किया है, करेक्ट? क्यों? स्ट्रेटजी है इस दफ़ा स्ट्रेटजी है। इनकम टैक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे कोर्स को। नेचर देखिए, इस दफ़ा मैं बताऊं, लास्ट पेपर मैंने बताया था मुश्किल तरीन पेपर था, तो हमें अब हार्डेस्ट लेवल पे जाना है ना, तो टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमने क्या कहा, ऐसी चीज़ को पहले कर लो जो कम टाइम में जल्दी हो जाए, ताकि हमारा कोर्स 2 महीने पहले ऑफ हो जाए, ताकि तुम्हें इतना टाइम मिले ना प्रैक्टिस का कि तुम तैयार होके जाओ। 2 लेवल पे तैयारी करनी है आपने, लास्ट अटेम्प्ट के पैटर्न पे और उससे पिछले अटेम्प्ट के पैटर्न पे, दोनों पे तैयारी करनी है तुमने। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा टाइम बचाना। 2 महीने पहले तक हम लाइव क्लासेस को प्रैक्टिस के साथ अगर कर गए ना बेटा, तो मैं आपको नहीं खुद को शाबाशी दूंगा कि हाँ यार बड़ी मेहनत की तूने इस दफ़ा, राइट? तो इसके लिए हिम्मत, मेहनत। ओके चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि आज 10 सवाल करेंगे। 10 सवाल, ओहो हो, 10 सवाल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये पास्ट पेपर है। 10 सवाल सारे पास्ट पेपर से निकाले मैंने, उनकी वो एरिया मैंने रिटेन किया जो आपने पढ़ा, और कुछ आज पढ़ोगे। फिर मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी कॉन्सेप्ट टेक्स्ट में पक्का करने के लिए ज़रूरी क्या है? हर कॉन्सेप्ट को 8 दफ़ा प्रैक्टिस करना। ये बात लिख लो मेरी। तो एक सवाल किसी न किसी वे में 8 दफ़ा तुम्हारे सामने आ रहा होगा। पहली दफ़ा बेसिक लेवल पे अभी आपके सामने आ चुका है, जिसमें पहला सवाल था आसिफ भाई का, ये जिसको तो हमने अब कर भी लिया था, किया था ना। अच्छा भाई, आसिफ भाई के अलावा बाकी मैंने अटेम्प्ट हटा दिए हैं कि कौन से अटेम्प्ट के सवालात हैं। ये आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, टिपिकल सवाल ऐसे ही बनता है जैसे आप अभी देख रहे हो। ये देखो, दूसरा सवाल फैजान का है, पास पेपर है भाई। हाँ, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी है, क्योंकि वो पढ़े, जैसे अब पढ़ेंगे ना दोबारा फैजान आएगा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, मगर सारे आईकेप के पास पेपर हाईएस्ट लेवल के इस तरह हो चुके होंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ के वही अप्लाई करेंगे। तो 10 सवाल आज आप कर पाओगे, आज कर पाओगे। ये पास्ट पेपर है 10। पहली क्लास में 1 सवाल करवाया, दूसरी क्लास में 10 सवाल करवा रहा हूं। क्या रेडी हो? पक्की बात है? चलो भाई, एक अब थोड़ी सी कंसोलिडेट करने के लिए आते हैं और तुम्हें बनाते हैं कारपेंटर। भाईजान एक एग्जाम्पल दोबारा मैं बना रहा हूं, ऑनलाइन तवज्जो रखना। सेल्स टैक्स का ये कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके हो, मगर कंसोलिडेट करने के लिए इसको मैं एक दफ़ा दोबारा कवर करूंगा, फिर और आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सपोज कर लो कि एक बंदा सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और वो मैं बना देता हूं इस दफ़ा एक फॉरेस्टर को।
फॉरेस्ट है जिसके पास, उसने फॉरेस्ट उगाया नहीं, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के दरख्त, उसने कहा जो चीज़ अल्लाह की, मेरा अल्लाह तो चीज़ें भी मेरी, उसने कब्ज़ा कर लिया मुफ्त में, दरख्त काटे और लकड़ी बेचना शुरू कर दी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई इसकी सप्लाई। सप्लाई बोले तो सिंपली सप्लाई बोलेंगे तो हमारा क्या मतलब होगा, सेल। इसने की है सेल 1 लाख रुपए की, बताएं हु इज लायबल टू पे, हु इज द सप्लायर, फॉरेस्टर। कितना टैक्स, 18%। इस टैक्स को क्या कहते हैं हम, आउटपुट टैक्स। आ जाओ मेरे बच्चों, 18% लगाओ, ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स। लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो इसकी परचेजेस कितनी थी, 0। भाई अज्यूम कर रहा हूं ना 0, उस पे इनपुट कितना था, 0। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी है, पूरी 18। पेमेंट टू एफबीआर कितनी होगी, वाह भाई तैयार हो गए हो तुम लोग, अंडे से चूजे निकल आए यार। आई एम हैप्पी। देखो ये शोज योर हार्ड वर्क यार, यही तो हमें मज़ा आता है पढ़ाने में कि बच्चा आपके साथ फॉलो कर रहा हो। और मैं सच्ची बताऊं, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, एक दफ़ा सीख लो ना बेटा, एग्जामिनर पेपर को जिस जगह घुमाएगा तुम्हें टेंशन नहीं होगी। 24-25 अटैम्प्ट के तुम सवाल करके बैठे होगे तो तुम्हें टेंशन कोई नहीं होगी। क्योंकि देखें लॉ के पेपर में, टैक्स एक लॉ है, लॉ के पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि इजी कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो। असल पेपर में क्या करोगे, पूरा बैच तालियां बजा रहे होंगे, टक 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 टक, पेपर में एक सवाल नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा। असल पेपर जो कि लास्ट क्लू मुझे मिल गया ना बेटा, तारिक अब भाग बाबा भाग, अब तो तेरे नहीं भागा ना तो ये सब रह जाएंगे। तो तुम्हें भी दौड़ाऊंगा, अब मुझे दौड़ना है ना, तो तुम्हें कितना दौड़ाऊंगा। हमारे आईबीए के एक उस्ताद थे, पढ़ाते कुछ नहीं थे, पेपर ऐसा लेते थे कि बस 20 मार्क्स का पेपर होता था, 12 पे आईबीए पास समझता था, उससे नीचे फेल हो जाता था। सारे लड़के 12.2, 12.5, 12.5 पे होते थे और सारी लड़कियां 19, 18, 19.5। एक लड़के का नाम था तलत, उसके एक दफ़ा 18 मार्क आए, हमने उसको मिठाई बांटी, बाद में पता चला कि टीचर उसको लड़की समझ रहा था। ये मजाक नहीं कर रहा, आईबीए कराची भाई, ओके चलो मेरा बच्चा। तो 18,000 जो है उसकी पेमेंट आ गई। किसको बेचा मेरा बच्चा, किसको बेचा, लकड़ी कौन खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या लकड़ी का खिलाओगे क्या लोगों को, लकड़ी कारपेंटर होगा, ठीक है। तो एक बंदा है जो है कारपेंटर, क्या खरीदा, लकड़ी। आ जा मेरा बच्चा, फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर खरीद रहा है लकड़ी, परचेज कितनी, जो उसकी सेल, एक कॉइन है ना साइड्स, एक की सेल तो दूसरे की परचेज, एक का आउटपुट तो दूसरे का इनपुट। ये आ गए इसकी, कितना इनपुट बेटा, जहन बिल्कुल होगी बेटा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इनिशियल क्लासेस जो कि होती है ना वो यूट्यूब पे भी होती हैं, मगर ऑब्वियसली फिर ये डेमो लेक्चर्स होते हैं, रजिस्टर तो होना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी यार। अच्छा मेरा बच्चा बताओ क्या करूं अब, इनपुट कहां से लाऊं, वो जो उसने आउटपुट होता है जो पे किया। क्यों, जब वो इनवॉइस करेगा तो क्या लिखेगा, 1/18। ये पढ़ी हुई ना चीजें आपने, अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट्स को। अब क्या बेचा इसने, फर्नीचर। लकड़ी कैसे बेचेगा, तो क्या मतलब, फर्नीचर बनाएगा ना, कुछ तो चेंज कर यार। रट्टा कैसा खूबसूरत लगा हुआ है, पिछली क्लास का रट्टा लगाया हुआ है ना, तो उसने जो खरीदा था वही बेचा। क्या खरीदा, लकड़ी, लकड़ी बेची, क्यों यार, अकल तो कर। तो भाई वो कारपेंटर किस चीज के लिए है, फिर वैल्यू एड करेगा, कोई फर्नीचर बनाएगा, फर्नीचर बनाया। अभी 1 लाख का था, 180 का इसने बेचा। आप लड़ोगे, कर सर कल इतना वैल्यू एड नहीं कर रहे थे, और यार कल डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके वैल्यू एडिशन इतने थोड़ी होते हैं, इसका वैल्यू एडिशन होगा, इसका फर्क पड़ता है। अच्छा जी चलो बताओ, अब अगला स्टेप तुम खुद करोगे। पहले कैलकुलेट करेंगे हम आउटपुट टैक्स, और वो बनता है 32,400। और अब लायबिलिटी कैलकुलेट करो, आउटपुट टैक्स माइनस पेमेंट कितनी होगी।
अब क्या हुआ, कारपेंटर ने क्या बनाया, फर्नीचर, किसको दिया, रिटेलर को, शोरूम वाले को, खुद तो नहीं बेचता ना, अगर वो बड़ा होगा तो शोरूम वाले। अच्छा जी ठीक है, अब आ गया रिटेलर। रिटेलर का परचेज बताओ 180, शाबाश। इसका इनपुट टैक्स बताओ, ये क्यों, वाई दिस, उसने पेमेंट तो 14,400 की थी, जो परचेज किया उस पर भी तो टैक्स पे किया ना, परचेज का टैक्स कितना था 18,000, खुद कितना दिया 14,400, मिला लो कितना हुआ 32,400, ये उसका सारा पास ऑन करेगा ना वो तो 32,400 उसका इनपुट बन गया, पास ऑन हो गया। कितने का बिकवा इससे, रिटेलर का इतना मार्जिन होता है नहीं, अंदाजा तुक्का लगाओ यार, 220 छोड़ो। अब करो कैलकुलेट, 220 पे आउटपुट टैक्स क्या होगा 18%, और लाइबिलिटी क्या होगी, ये माइनस इनपुट क्या हो गया पेमेंट, सही है। अच्छा, जिस बच्चे ने, मेरा बेटा अगर जिसकी पहली क्लास हो, अभी इसको ही देख रहा हो फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा समझने के लिए लाजमी है कि इस क्लास को स्टॉप करेगा, अगर कोई रिकॉर्डिंग में मुझे देख रहा होगा पहली क्लास को सुनेगा, क्योंकि उसमें मैंने तफसील से एक एक चीज़ समझाई है। इस वक्त मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो पहली क्लास सुनो फिर इस पे वापस आओगे, अगर किसी ने ऐसा किया है। नहीं और कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ें समझ आएँ। और याद रखना बेटा, जो कि पेपर की नोयत चेंज हो चुकी है ना, अब इजी पीजी नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। जो इजी पीजी मेथड में जाएगा ना वो फंस जाएगा एंड पे आके। मुझे पता है इस चीज़ का, मैं थ्रू आउट द बैच पूरे 1.5 साल से ना हर बैच में बच्चों के साथ एक एक क्वेरी में साथ दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारा तो अभी डे 1 से मेहनत करते हैं, डे 1 से मेहनत करते हैं। देखो कैसे चीज़ें आसान बनती हैं। हो गया कंप्लीट फर्स्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको वैल्यू एडेड टैक्स मेथड कहते हैं, वीएटी कहते हैं ना इस मेथड को, सेल्स टैक्स के इस मेथड को कहते हैं वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ये मेथड है, सेल्स टैक्स का मेथड है जिससे टैक्स कैलकुलेट होता है। इसको वीएटी क्यों कहते हैं? पहले बंदे को जरा गौर से देखो, पहले बंदे को खरीदा कितने का, 0 का, ओके 0 का, क्योंकि उसकी परचेज कॉस्ट है ही नहीं। बेचा कितने का, 1 लाख का। वैल्यू कितना ऐड किया उसने, 1 लाख, जो कि 0 के डिफरेंस 1 लाख है, उसका 18% कितना बनता है। अब उसने पेमेंट कितनी की है, 18 की, और वैल्यू ऐड करने पे जो टैक्स हमने कहा वो 18, इसका मतलब ठीक है। अब बात समझ आएगी आपको, इसने कितना वैल्यू ऐड किया है, ये सप्लाई माइनस परचेज। अब अगर तुम इस पे लगाओगे ना बेटा, तुम्हें अब समझ आएगा कॉन्सेप्ट। अब बताओ वैल्यू कितना ऐड किया, उसका 18% क्या बना, उसने टैक्स खुद कितना पे किया। इस पे आओ तीसरे पे, इसने भाईजान क्या किया, ये आपका उठाया सप्लाई, ये उसका माइनस हुआ। अगर तुम मेरा बच्चा इस पे अप्लाई करते हो 18, तो वो सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब सप्लाई चेन में हर बंदा उतना टैक्स पे कर रहा है जितना वो, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मेथड वैल्यू टैक्स मेथड। अब रुके, बताएं पहले एक और कॉन्सेप्ट देखो। पहले बंदे ने टोटल टैक्स अपनी जेब से कितना दिया, 18,000, ऑनलाइन 18,000, हाँ जी सर 18,000। पास ऑन कितना किया, 18,000, उस पर बर्डन कितना रुका, 0। सेकंड बंदे ने टोटल पेमेंट कितनी की, एक इनपुट टैक्स के थ्रू, एक आउटपुट टैक्स के थ्रू 32। पास ऑन कितना किया, बर्डन कितना रुका, 0। रिटेलर क्या करेगा, किस पे पास ऑन करेगा, एंड कंज्यूमर पे, तो उस पे बर्डन कितना रुका, 0। इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और कंजप्शन टैक्स है। याद है मैंने लिखवाया था, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो खुद टैक्स पे करता है वो पास ऑन कर देता है, और वो पास ऑन होता होता किसकी कमर तोड़ेगा, एंड कंज्यूमर की। क्योंकि एंड कंज्यूमर पे जाके क्यों रुक रहा है, क्योंकि टैक्स उसी पे था, क्योंकि कंजप्शन टैक्स है। समझ आई आपको बात, ओके। सवाल बनता है उसमें डेटा क्या होगा, सवाल बनता है उसमें डेटा क्या होगा, देख लो खुद ही, वो तो देख लो ना। अभी तो मैंने पहले तो ज़बानी बोला था, अब तुम खुद देखो। ये आपका ICAP का पास पेपर है, क्या लिखा है, क्या डिटेल्स थी, ये तो आपने किया ना फर्स्ट क्लास में, किया ना। चलो छोड़ो, आ जाओ फैजान वाले सवाल पे। ये फैजान पास पेपर ICAP सवाल है।
डेटा को छोड़ो, पहले बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सप्लाईज और परचेज, बस है ना। अब मुझे बताओ हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट किस पे कैलकुलेट होता है? सप्लाईज पे। इनपुट किस पे कैलकुलेट होता है? अब मेरे लफ्ज गौर से सुनना, ये लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की एफर्ट है। लफ्ज सुने, आउटपुट टैक्स उस सेल्स टैक्स को कहते हैं किसे कहते हैं? जो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, जो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है। तो सर इनपुट टैक्स क्या है? ये वो सेल्स टैक्स है जो बायर सप्लायर को पे करता है दोनों सेल्स टैक्स, है दोनों टैक्स। तो जो बायर सप्लायर को पे करता है, सप्लायर फिर उसको सरकार को पे करता है, यानी एक ही टैक्स है जो बायर से फ्लो होता हुआ सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट के। जब बायर के पास बात होती है तो उसको इनपुट कहते हैं, जब सप्लायर के पास चली जाती है तो उसको आउटपुट कहते हैं। करेक्ट? 3 स्टेप तुमने बेटा न्यूमेरिकल के सीखे थे कल। 3 स्टेप क्या थे? पहले लिखा था मैंने हेड नोट्स, रिमेंबर? मैंने लिखा था हेड नोट्स, फिर मैंने कैलकुलेट किया था क्या, फिर मैंने क्या किया था? चलो मुझे हेड नोट्स लिखवाओ, फैजान के हेड नोट्स लिखवाओ। पहले क्या आएगा बच्चों? पहले आएगा नेम। नेम क्या है इसका? अच्छा ये जो है ना आपके पास मैंने शेयर कर दिया था डॉक्यूमेंट ग्रुप्स में। हाँ बेटा ये फॉर्मेट है, जो अभी मैं बनाऊंगा ना फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में रुकोगे ना बेटा सवाल हो जाएगा तुमसे। ये जो अभी मैं बना रहा हूं ना फॉर्मेट है, सारे सवाल इस फॉर्मेट से होंगे। ओके, सेल्स टैक्स इसी फॉर्मेट से होगा जो भी मैं बन रहा है। कल भी बनाया था पहली क्लास में, आज भी बना रहा हूं। मिस्टर फैजान आ जाओ, मेरे बच्चा फैजान, बताओ अगला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट। कहां से देखेंगे रिक्वायरमेंट? सवाल से। कंप्यूट सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड, ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर भी देख लिया करो। तो हम इसको यूं लिखते हैं क्या? सेल्स टैक्स लायबिलिटी या पेएबल, दूसरा रिफंड या रिफंडेबल एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या होता है इसमें? टाइम पीरियड या टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड क्या लिखा है? टैक्स पीरियड। अच्छा देखिए मैंने ना चूंकि इसको नए लॉ के जरिए कराना है, लॉ चेंज हो जाता है ना, इसलिए मैंने टाइम पीरियड सबका 24 कर दिया है, मगर ये आईकेप के 24 की नहीं है, ये बहुत पुराने, कोई 12 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 21 का होगा, अलग अलग पास पेपर से। तो आपको एग्जैक्ट अटेम्प्ट कब पता चलेगा? जब मैं आखिर में आपको एक्चुअल आईकेप के पेपर दूंगा, तो तुम्हें अटेम्प्ट पता चल जाएगा कि अच्छा किस अटेम्प्ट के थे। मगर सॉल्व हमने नए लॉ के तहत करना है, इसीलिए मैंने सब में सिर्फ ईयर चेंज कर दिया है। मैंने कोई ट्रांजेक्शन चेंज नहीं किए, मैंने सिर्फ पास पेपर में 2 काम किए। एक वो ट्रांजेक्शन हटा दी जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, और दूसरा मैंने ईयर 24 कर दिया है बस। तो अब क्या आ गया मेरे बच्चों? क्या लिखूं? अगस्त 2024 हो गया। इस पूरे स्टेप को क्या कहेंगे? स्टेप 1। और स्टेप नंबर 1 क्या है? हेड नोट्स। हेड नोट्स में कितनी चीजें आती हैं सवाल में? सर जी 3 आती हैं, करेक्ट। और 3 में आपने याद रखना है कि इसके बाद स्टेप 2 क्या था? सेल्स टैक्स का सवाल करते हुए क्या? ओके बेटा, इनपुट टैक्स हमने इसको हेडिंग देते हैं और इसको हम हेडिंग देके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं इसको चूँकि एक्सेल पे हूँ तो इस वजह से अलाउ मी कि मैं साथ साथ इसकी रंगबाजी भी करूँ, ठीक है। इनपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? 25 पे। तो हमें इनपुट टैक्स फॉर द मंथ मिल जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? आउटपुट टैक्स। और उसके बाद क्या मिलता है? आउटपुट टैक्स फॉर द, ये सीखा था ना आपने। अब फैजान का सवाल, उससे अगला सवाल, उससे अगला सवाल, सब इस फॉर्मेट से होंगे। क्या 3 स्टेप पे तुम क्लियर हो? आगे बढ़ सकता हूं? ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि सारा सवाल जब हम कर रहे हैं 3 स्टेप्स आ रहे हैं, पहले इनपुट टैक्स आ रहा है, फिर आउटपुट टैक्स आ रहा है। इस सवाल को जरा पढ़ते हैं और नया टॉपिक ऐड करते हैं। मैंने आपसे कुछ लिखवानी है चीजें। नंबर क्या था जब लिखवाया था आखिरी दफा? शाबाश, 7 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। अब 8 पॉइंट की तरफ छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखवाऊंगा बेटा, रिकॉल करना आसान होगा आपके लिए।
ताकि रिवाइज भी कर पाओगे ना लिखने के लिए। अब पॉइंट नंबर 8 की तरफ जा रहा हूं, मगर पहले उसको प्रैक्टिकल सामने रख के समझा रहा हूं। पढ़ते हैं फैजान भाई को, फैजान भाई को पढ़ो और नई बात आइडेंटिफाई कर लो। ऑनलाइन वालों बेटा फैजान भाई का सवाल पढ़ो जब तक मैं चाय पी लूं, और पूरा सवाल पढ़ो पढ़ो, ताकि रिमेनिंग सवाल ना आज ही करने हैं तुमने। आज मैं आपसे 2 सवाल करवाऊंगा तो 10 में से 3 हो जाएंगे। रिमेनिंग कितने हैं? 7 तुमने खुद करने और कर लोगे तुम, देख लेना। ठीक है बेटा, पढ़ो इसको, सवाल को पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। नई ट्रांजैक्शन जो आपने कल नहीं कवर की थी वो कौन सी है? कहां पे लिखा है ये? शाबाश, ओके, गुड गुड गुड। हु सेड दिस? कहां से आवाज आई? शाबाश बेटा। इसमें एक नई ट्रांजैक्शन है, सिर्फ सिंगल, देख रहे हो, सब पुराना था, एक ट्रांजैक्शन नई है। इस तरह बेटा पूरा पक्का करेंगे हम एक एक करके, फिर एक और सवाल आएगा, फिर एक और सवाल आएगा, पूरे 10 सवाल कर पाएंगे आप। नई ट्रांजैक्शन सिर्फ ये थी, लोकल मटेरियल परचेज में भी फर्क कर दिया इसने। पहले तो सेल में फर्क कर रहा था ना, सेल टू अनरजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड, अब परचेज में भी कर दिया। ओके, सही है, पक्की बात है। अब एक टेबल बनाओ। पॉइंट नंबर क्या बेटा? पॉइंट नंबर क्या लिखो भाई? पॉइंट नंबर 8। टाइटल दो इसको, इसका टाइटल देंगे मेरे बच्चों। पॉइंट नंबर 8 है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 2 पॉइंट्स हम इसके थ्रू पढ़ेंगे आज, 2 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे इसी में। एक इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका मैंने नाम रखा है ये। देखिए, अगर मैं परचेजेस कर रहा हूं या सप्लाईज कर रहा हूं, तो परचेजेस किससे कर रहा हूं? रजिस्टर्ड पर्सन से, अनरजिस्टर्ड। ऐसा ही फैजान के सवाल में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। चलो मैं ऊपर लिखता हूं कि परचेजेस है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब जरा पॉइंट याद करना, क्या कि अगर परचेजेस तुमने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, तुम कौन हो? फैजान। फैजान क्या करता है? रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी परचेज करने वाला भी रजिस्टर्ड, जिससे परचेज हुई वो भी रजिस्टर्ड। अगर ऐसा केस है, खुद भी रजिस्टर्ड, परचेज भी रजिस्टर्ड से, इन अदर वर्ड्स आपकी परचेजेस कहां से हैं? आपकी परचेजेस रजिस्टर्ड पर्सन से हैं, तो आप सिर्फ इसी केस में इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। मगर अगर तो आपने परचेजेस की कहां से? अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, तो भाईजान तेरा इनपुट गया। पॉइंट समझो। अब इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा तुम्हें अगर कहां से परचेज किया? अनरजिस्टर्ड का क्या मतलब है? एफबीआर के पास रजिस्टर्ड, तो अगर हम उसको पैसे देंगे वो एफबीआर को देने जाएगा? खुदा का खौफ है उसको कि अल्लाह पूछेगा आखिरत में, इसलिए एफबीआर के पास जाओ पैसे दो। वो कहेगा अल्लाह नहीं भेजे, अपने पास रख दो। आपके पैसे एफबीआर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो एफबीआर आपको माइनस करने क्यों देगा? माइनस तो उस वक्त करने देगा ना जब उस तक पहुंचे तो सही। एफबीआर के दरवाजे पे चले गए, हमें इनपुट दो, तो कहता है जो आया ही नहीं है दूं कैसे? अगर मैं तुम्हें इनपुट दे दूंगा तो मेरा डबल नुकसान, आने वाले पैसे आए ही नहीं और ऊपर से घर से चले गए। पागल हो? इतना नहीं हो, नुकसान होगा एफबीआर का। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या था? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या था? परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पे इनपुट टैक्स नहीं मिलता। सारे 10 पेपर में यह सवाल है, सारे में, सारे 10 नहीं, सारे 24 पेपर में सवाल है। देख लो, देख लो। जब तक तुम देखोगे ना तब तक मैं चाय थोड़ी सी गर्म पी लूंगा, वरना मुझे ठंडी हो जाती है। क्लेवर का सवाल देख लो, इसमें ऐसा है, वही चीज देखो ना जो मैंने दिखानी है। क्या दिखा रहा था? अनरजिस्टर्ड से परचेज, उस पर इनपुट टैक्स नहीं मिलता। क्लेवर में भी है कितना अमाउंट? जैनब बाजी, इसमें भी है, जैनब के सवाल में भी है। ये आईक्यूब के सवाल है यार, आईक्यूब के सवाल है। ओके,
ज़ैनब वाले सवाल में भी है, आ जाओ आगे। 5 नंबर पे कौन है? फौलाद, माजून, फौलादी। इसमें भी है, इसमें भी है। कोई सवाल है कि नहीं है? इसका मतलब जो तुम पॉइंट आगा साहब हैं, यार क्या बात है यार। अब्दुल गफ्फार, हाँ भाई है, कलीम भाई है यार, देख लो ना, मैं क्या करूं यार। आजाद भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आजाद बहुत पुराना। आदम है। ये सारे आईकेप के बेटा सवाल थे। नहीं बताएगा तो हम कहेंगे ना रजिस्टर्ड है। चलो आ जाओ मेरी बात पे। तो अगर आपको ये जो पॉइंट मैंने भी लिखवाया, क्या लिखवाया सर? ये है हमारा सर टेबल, जिसमें हमने बताया कि अगर परचेजेस कहाँ से होंगी? रजिस्टर्ड पर्सन से तो इनपुट मिलेगा, वरना इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे हम, इनपुट नहीं वर्कआउट करेंगे। नो, आई बात समझ मेरे बच्चों को? क्लियर है? सेकंड पॉइंट। अब आते हैं कल वाली बात को थोड़ा आगे। मैंने कहा था आज कंसोलिडेट करके एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने लगा हूं, कुछ नए पॉइंट्स ला रहा हूं। सेल किए मैंने, किसे किसे? रजिस्टर्ड पर्सन को। ओके सर, रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है तो मुझे आउटपुट टैक्स देना पड़ता है किससे? 18% से, जो नॉर्मल रेट है। कल किसी ने पूछा था ना कि फर्क है, मैंने कहा था नहीं है। अगर तो सेल तुमने किसे की है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सुनो, तो आपका आउटपुट टैक्स 18 पे ही होगा, मगर चूंकि तुम क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो, तो तेरा धंधा महंगा करने के लिए आप पे एक और लेवी बढ़ा दी गई, जिसको कहते हैं फर्दर टैक्स। क्या कहते हैं? फर्दर टैक्स भी लगेगा। और वो कितना है मेरे बच्चों? 4%। तो आप अगर खुद अनरजिस्टर्ड हो तो फिर आप दोजख में जाओगे। मतलब खुद अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको मैं अभी इस पे पॉइंट बताऊंगा आगे चल के कि आपका सिर्फ आउटपुट टैक्स होगा, आपको इनपुट ही नहीं मिलेगा। जब इनपुट ही ना मिले, पूरा इनपुट ही नहीं मिलता, सारा आउटपुट देना पड़ता है, तो दोजख में चला गया ना, कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा? आई बात समझ? तो ये थोड़ा आगे का पॉइंट है, मगर उसमें इनपुट मिलता ही नहीं है। आप खुद, वो अनरजिस्टर्ड है, जिसको हमने बेचा वो अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल ये आता है, गौर से सुने, बहुत अच्छा इसने सवाल पूछा है, मगर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। भाईजान देखो, जो अवाम होती है, अवाम, आम लोग, क्या वो रजिस्टर्ड होते हैं? नो। तो क्या उन पे भी फर्दर टैक्स होगा? नहीं, फर्दर टैक्स सब पे नहीं होता, बिजनेसमैन पे होता है। फर्दर टैक्स की एक्सक्लूजन्स हैं, और जिसमें फर्स्ट एक्सक्लूजन जो बस आज याद रखो कि वो होगा अनरजिस्टर्ड, मगर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा उस पे। उसमें सबसे पहली एक्सक्लूजन है एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फिर फर्दर टैक्स सिर्फ उन लोगों पे है जो लायबल टू रजिस्टर हैं बट हो नहीं रहे। इस पर तफसीली डिस्कशन होगी, थोड़ा एडवांस पॉइंट है। अभी सिर्फ ये पॉइंट याद करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्या आपको ये बॉक्स याद हो गया? पक्की बात है? कर सकते हो अब सवाल? अब आप इसकी पिक्चर ले लो सेकंड क्वेश्चन की, और इसको फैजान की पिक्चर ले ले, और इसको मैं सॉल्व करूंगा, मगर आपने मेरा साथ देना है। आप इस सवाल को कर सकते हो, फैजान के सवाल को कर सकते हो। इसकी पॉइंट सारे आप तकरीबन कवर कर चुके हो। जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं उस लेवल तक आप इसको बेटा अच्छा कवर कर सकते हो। आगे बढ़ो बेटा बच्चों। पिक्चर ले लिया आप सबने ऑनलाइन वालों? क्या आपने बेटा पिक्चर ले ली? मैंने ये ना ग्रुप पे शेयर भी किया था, अगर किसी के पास हो तो ग्रुप पे देख सकते हो बेटा। ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। हमने इसके लिए हेड नोट्स पहले लिख दिए थे।
सेकंड स्टेप है इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स किस पे बनता है मेरे बच्चों? परचेजेस पे। ये सेकंड नोट है परचेजेस का। क्या लिखा है? फॉलोइंग परचेजेस मेड ड्यूरिंग द मंथ। लोकल मटेरियल से कहाँ से परचेज किए हैं? फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये लाओ, मेरे पास एक्सेल है, कट पेस्ट हो रहा है तो मैं करूँगा। और आपकी वैल्यू कितनी है? 27 मिलियन। ये भाई 27 मिलियन है, नज़र नहीं आ रहा आप? ओके चलो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या करूं? हाँ हाँ 18% क्या? इनपुट टैक्स। 18% इनपुट टैक्स वर्कआउट कर लो, ये आपका इनपुट टैक्स हो गया। क्या सही जवाब है? ओके। सेकंड परचेज कहाँ से है फैजान भाई की? चलो भाई लिख लो, मुझे लिखने दो, तुम अभी सब्र रखना। सर जी ये हमने लिखा। कितने की परचेजेस थी भाई? इस पे भी इनपुट टैक्स लगाऊंगा तो कितना बनेगा? लानत तेरी शक्ल पे, लानत तेरी शक्ल पे यार। भाई एक बात बता, तो क्यों लिखवा रहे हो, वर्किंग करा रहे हो? अभी पढ़ाया था, अभी मुंह काला। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस जब करते हैं उस पे इनपुट टैक्स नहीं मिलता, तो लिखा क्यों तूने? लिखा ही क्यों? इग्नोर। भाई जब मिलेगा ही नहीं इनपुट टैक्स तो क्या करोगे उसको? इग्नोर। बात समझ आई आपको? क्यों इग्नोर किया आपने? इनपुट ही नहीं है उसका, आपने पेमेंट ही नहीं की ना उसको, अनरजिस्टर्ड है। फैजान ने एक सलमान भाई से खरीदा, उसको पता है सलमान अनरजिस्टर्ड है, फैजान उसको टैक्स देगा ताकि सलमान जेब में रखे? उसको पता है वो अपने पास रखेगा, 1 रुपया नहीं देगा उसको फैजान। किस चीज़ का टैक्स? तू तो अनरजिस्टर्ड है, अब तेरे पैसे तुझे थोड़ी दूंगा, तू रजिस्टर हो फिर तुझे दूं। तो ना इनपुट दिया ना इनपुट मिलेगा ना यार, टेंशन का है कि। क्लियर है? ओके बताएं इनपुट टैक्स फॉर द मंथ क्या है? ये सारे टर्म्स बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको यही लिखना, यही इनपुट टैक्स फॉर द मंथ है। तीसरा स्टेप मेरे बच्चों आउटपुट टैक्स। करेक्ट। ओके आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? सेल पे। ओके सेल है इसकी, बेचा इसने कुछ? मुल्क तो नहीं बेचा? क्या बेचा इसने? ओके डेटा गिवन है स्पेसिफिकली। नोट नंबर 1 पे आओ, कहता है लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी 2 रजिस्टर्ड पर्सन को उसकी सेल है। ओके आओ भाई, लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो मैं इसको यूं लिखता हूं, एक मैंने उठाया लोकल, पहली ट्रांजैक्शन है लोकल सप्लाईज, दूसरी ट्रांजैक्शन है लोकल सप्लाईज, दोनों में है ना। और उसके बाद ये रजिस्टर्ड पर्सन है। कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है? नूरी। तो पहले मैं लोकल में मैं इसको यूं करता हूं, तो नूरी लिखता हूं, और ये क्या है? रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन थे ना, तो यूं मैं लिखना चाहता हूं। क्या मैंने सही डिस्क्रिप्शन लिखी है? आप किसी और तरीके से लिखो, आपकी मर्जी। नहीं प्लस नहीं करेंगे, सेपरेट लाइन आइटम है सारे। और दूसरा क्या था? दूसरा भी नूरी था? नहीं सूरी था, सूरी। और फिर क्या है सूरी का? वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है भाई, ये मैंने लिख दिया। हाँ बेटा, नेट नहीं कर सकते बेटा, अलग अलग सेपरेट लाइन आइटम है। बताएं दोनों को सेल जो हुई दोनों रजिस्टर्ड हैं? सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन पे क्या होता है? अभी टेबल बनाया था, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ 18% आउटपुट टैक्स होगा। फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स कब होगा? सेल टू अनरजिस्टर्ड हो। ओके ऑनलाइन वालों यहां तक समझ आ रहा है आपको? चलो मेरे बच्चा, सूरी नूरी का कितना? 16। क्या है ये? सेल है ना, तो क्या वर्कआउट होगा इसके? बताओ, इनपुट टैक्स होगा इसका? आउटपुट टैक्स होगा। अरे सही है भाई। दूसरे का क्या है भाई? 4 मिलियन। ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ मुझे, समझ आया आपको? ये आउटपुट टैक्स आ गया। ओके
यहाँ तक क्लियर? चले भाई आगे बढ़े। नहीं पूरा पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये ना डिस्क्रिप्शन कोशिश करेंगे हर जगह पूरी लिखेंगे, कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो मैं अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज भी करूँ तब भी आप पूरा लिखें जी बेटा। नहीं बेटा पूरी नहीं, आप मिलियन में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मगर प्रेफर करें जो एग्जामिनर डेटा जैसे दे रहा है वैसे यूज़ करें, ठीक है। अगर उसने मिलियन में दिया आप मिलियन में करो, थाउजेंड्स में दें। उसने पूरी वैल्यू लिखी हम पूरी यूज़ करेंगे। अब मुझे बताएं आगे बढ़ो, क्या लिखा है भाई? लोकल सप्लाईज टू। अब क्या करूं? अब मैं फंस गया ना। सेपरेट लाइन, सेपरेट लाइन बच्चा, सेपरेट अलग अलग मार्क्स हैं। पहले आओ, अमाउंट कितना है सर जी? 4.2। हाँ जी ठीक है, 4.2 ले आओ उसको भाई, आजा 4.2। कितना रेट लगाऊं? पहले 18, अलग अलग। ये लो भाई 18। ओके, अब क्या करूं? रॉन्ग। करना तो 4% है, मगर दिस इज नॉट द प्लेस, उसकी प्लेसमेंट कहीं और होगी। रुक जाओ। ये वो इस पे लगेगा, फर्दर टैक्स लगेगा, 4% फर्दर टैक्स लगेगा। अब आप सीखोगे एक नया पॉइंट आज, क्योंकि फॉर्मेट भी तो आहिस्ता आहिस्ता से ले जाऊंगा ना एडवांस्ड। तो अब फॉर्मेट में एक तब्दीली नहीं, इंप्रूवमेंट, अगला स्टेप ला रहा हूं। जब भी फर्दर टैक्स होगा क्या होगा? वो लायबिलिटी में ऐड होगा। कहां ऐड होगा? लायबिलिटी में ऐड होगा, यहां आउटपुट में नहीं आएगा। अब मैं करके दिखाता हूं, आओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप कवर करो तो फिर बताता हूं। क्या लिखा है मेरा बच्चा? एक्सपोर्ट टू जॉर्डन। और वो कितनी है एक्सपोर्ट टू जॉर्डन? एक्सपोर्ट टू जॉर्डन कितनी है बच्चों? सर 6 मिलियन। ओके, ये 6 मिलियन है। कितने रेट से लगाऊं? 0। क्या इसमें एग्जाम सप्लाईज थी? नहीं, पहले में तो थी। तो की फर्क पैदा है यार? एक्सपोर्ट हमेशा 0% लगेगा। हाँ, ये आप आगे चल के लिखा हुआ भी पढ़ोगे। एक्सपोर्ट हमेशा 0। एग्जामिनर ये भी कह सकता है सप्लाईज ऑफ 0 रेटेड गुड्स, यूं कहे तभी 0 रेटेड, एक्सपोर्ट तभी 0 रेटेड। रिमेंबर दिस, एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड, एक्सपोर्ट्स आर बस। नहीं वो तरीका आगे। ये पता है कौन सा स्टेप है? 7वां। अगर तीसरे स्टेप से 7वें पे जंप लगाओगे तो डूबोगे ना। तो थोड़ा सब्र कर लो, रिफंड वर्किंग भी दिखाऊंगा कैसे वर्क करते हैं रिफंड को। हम कितनी क्लास बोला था मैंने? तो आधे तो दो ना यार, दूसरी में तुम कहते हो कि सारा कवर हो जाएगा। हाँ, ये आएगा, स्टेप है बेटा, इसका पूरी वर्किंग सिखाऊंगा। आप पहले पक्का करो, पक्का हर स्टेप को कंसोलिडेट करो, ताकि फिर दोबारा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप, 7 स्टेप में काम तमाम तेरा, तेरे सवाल का, तेरा नहीं। ओके अच्छा चलो बच्चों, क्या कैलकुलेट कर चुके हो अब तक? बोलो सर। आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ लिखो। ऑनलाइन वाले लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? तुम चुप के बैठे हो घर पे। सर जी ये आ गया आपका 800, सही हो गया। अब आप जरा तवज्जो कर लें, मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप कुछ देखो, चूंकि एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा ना तो थोड़ी डिस्क्रिप्शन में चेंज ला सकता हूं। उस वक्त ये नहीं बोलना सर ये क्या है, हमने तो रट्टा लगा दिया था, अब आपने कॉन्सेप्ट हिला दिया हमारे। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसी कोई चेंज नहीं आएगी जो आपके कॉन्सेप्ट चेंज कर दे, मगर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इस स्टेप में थोड़ी सी चीज़ें आएंगी चेंज, एडवांस लेवल पे चेंजेस आएंगी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी कौन कैलकुलेट करेगा? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे करते हैं बताओ? प्लस किसने किया? चाय फेंको इस पे, मारो इसको, मारो, ठंडी हो गई है वैसे भी, पीने के लायक नहीं है। बेटा आउटपुट उठाओ, माइनस कर लो इनपुट, आने दो।
नेगेटिव का क्या आया, क्यों आया नेगेटिव बेटा? दोनों का रेट जब एक है, नेगेटिव क्यों आया? परचेजेस ज़्यादा थी, सेल्स कम थी। तो भाई फैज़ान तूने ये क्यों किया? परचेजेस ज़्यादा कर ले, तुझे बिजनेस नहीं आता? ना ना सर, ईद आने वाली थी, 3 महीने का स्टॉक जमा किया था, तो उस महीने परचेज ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो इनपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ने दो। सेल्स टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव है, इसका मतलब उसका इनपुट टैक्स से ज़्यादा है, होने दो। आगे के स्टेप्स इसको कवर कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की एक मंथ की परचेजेस ज़्यादा है तो उस महीने बेचने के लिए थोड़ी है, वो तो आने वाले किसी इवेंट की वजह से उसने स्टॉक ज़्यादा ले लिया, तो इनपुट ज़्यादा है, ठीक है। अब इसे टैक्स लें, किस चीज़ का टैक्स? उसको तो पैसे वापस मिलने चाहिए, उसको तो पैसे वापस मिलने चाहिए। क्यों? उसके पेमेंट ज़्यादा, वो अभी इस एक्सपोर्ट की वजह से नहीं। अब यहाँ ये याद रखिएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी के साथ इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ यूँ लिखते हैं, ये लिख के, और अगर लिखे ना लिखें ये इसका स्टेप है, यहाँ का स्टेप है क्या, हम लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब रिफंड नहीं होगा, वो इनपुट अगले मंथ में चला जाएगा, अगले मंथ का इनपुट बन जाएगा। आई बात समझ? कितना इनपुट आगे चला गया? 5,04,000। भाई ऑनलाइन वालों समझ आ गया? अब जरा रुकें और एक स्टेप और ऐड करें, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगा। क्या ऐड करना था? ये शाबाश मेरा बच्चा, ऐड लिखो, नेक्स्ट स्टेप आ गया, ऐड। क्या ऐड करूं? फर्दर टैक्स। कैसे वर्किंग करते हैं फर्दर टैक्स की? 4% किसका? कौन सी सेल्स? अनरजिस्टर्ड। शाबाश, जिंदाबाद। ये लाओ मेरा बच्चा, अनरजिस्टर्ड कहाँ गया? ये था अनरजिस्टर्ड। इसकी सेल्स लाए, कितना रेट लगाऊं? इस पे 4% लगाओ सर, 0.4। आपका आ गया फर्दर टैक्स। अब क्या करना है, आपकी आ गई नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अगेन मैं बता रहा हूं बेटा, आप बेसिक लेवल पे हो, दूसरी क्लास पे हो, मैं आगे चल के एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, ये देखो आपकी लायबिलिटी आ गई, आपका आउटपुट टैक्स हो गया इस तरह, ठीक है? कवर हो गया। अब रिपीट करो पॉइंट्स। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था? नंबर क्या था उसका? 8वां। क्या था वो? ऑनलाइन वालों क्या था वो? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पॉइंट्स कौन से थे? परचेजेस अगर रजिस्टर्ड से करेंगे इनपुट मिलेगा, अनरजिस्टर्ड से करेंगे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। सेल रजिस्टर्ड को करेंगे तो 18% और अनरजिस्टर्ड को करेंगे तो 4% फर्दर टैक्स। और फर्दर टैक्स कहाँ ऐड करेंगे? लायबिलिटी में। क्या अब तुम ये बातें सीख चुके हो? और मुझे यकीन ना आए तुम पे तो मैं क्या करूं? यकीन करूं? क्यों शक्लें मासूमान वाली हैं, मासूम शक्लें। यकीन करने के लिए मिस्टर क्लेवर का सवाल करो। करो भाई, करो मिस्टर क्लेवर का सवाल करके दिखाओ मुझे। क्या तुम क्लेवर हो तो करके दिखाओ। शब्बीर, फर्दर टैक्स अलग स्टेप है बेटा, मगर हमने उसको ऐड किया ना, उसको नंबर नहीं किया अभी मैंने, आगे चल के नंबर करूंगा, ठीक है? 7 पॉइंट्स हैं, 7 नंबर से। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं काइंडली मुझे कंफर्म करें बेटा, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? ऑनलाइन के बच्चों बताओ बेटा, चीज़ें समझ आ गई आपको? तो ये क्लेवर वाला सवाल करके दिखाएं जल्दी जल्दी, ठीक है? आपके सामने डेटा लिखा है, किसी को गाइडेंस चाहिए तो पूछ सकता है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट में ना वो 14 रह गया है, वो 24 कर देंगे, ठीक है? ऊपर मैंने उसको 24 कर दिया था, रिक्वायरमेंट में वो 14 रह गया है, ये 24 ही समझा जाए, ठीक है बेटा? शाबाश।
मोहम्मद मुनीब, फर्दर टैक्स का पॉइंट ये है, फर्दर टैक्स का मोहम्मद मुनीब ऑनलाइन बेटा पॉइंट ये है कि जब हम सेल करेंगे ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस वक्त ये टैक्स लगता है। अब आप क्लेवर के सवाल में देखो दूसरी लाइन सप्लाईज की क्या है, उसने अनरजिस्टर्ड को 3.55 मिलियन की सेल की है, तो इस पर नॉर्मल 18% का टैक्स भी लगेगा और इसी अमाउंट पे 4% का फर्दर टैक्स लगेगा। और फर्दर टैक्स को हम ऐड करेंगे लाइबिलिटी में। मैं इसको सवाल को सॉल्व करूंगा ना मुनीब, उस वक्त तवज्जो रखना बेटा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। आप जिस हद तक कर सकते हो पहले वो कंप्लीट कर लो। फर्दर टैक्स में अभी इसको मैं भी सॉल्व करूँगा आपके साथ। इस सवाल में ऑनलाइन सुनिएगा बेटा, सारे रुक जाएं और एक सवाल सुने। इसमें एक सवाल आया है कि लोकल सप्लाईज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स। अब ये सवाल ऑनलाइन सुने सारे ताकि इसको समझ सकें। इस सवाल से हमें एक और पॉइंट पता चला, मैंने अभी जुमला बोला भी था। जीरो रेटेड दो किस्म की होंगी, एक वो जो एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ऑल एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। मगर लोकल सप्लाई दो किस्म की होगी, तीन किस्म की होगी। लोकल सप्लाई या तो सब्जेक्ट टू 18% टैक्स होगी, लोकल सप्लाई या तो एग्जेम्प्ट होगी, लोकल सप्लाई या तो जीरो रेटेड होगी। इसका मतलब क्या है कि जीरो रेटेड लोकल सप्लाई हो सकती है। आपको पता है बड़े अरसे तक टेक्सटाइल वॉज जीरो रेटेड। इस वक्त नहीं है, इस वक्त थोड़ा टैक्स है उस पर। लोकली बेचें एक चीज़ को फिर भी जीरो रेट हो जाए। चलो एक्सपोर्ट में तो बात समझ आ रही थी ना कि मुल्क में पैसा आ रहा है। लोकल क्यों जीरो रेट करते हैं? इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए कि तुम पे टैक्स नहीं लगा रहे, तुम पे बर्डन ही नहीं होना चाहिए। तो यस, ये भी जीरो रेटेड है। लोकल सप्लाई में भी 0% लगेगा। अगर वो क्या बोलेगा, लोकल सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स ये बोले ना, तब भी 0% है। तो जीरो रेटेड की दो किस्में हो गई, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है और लोकल सप्लाई भी जब बोलेगा जीरो रेट होगा। ठीक है बच्चों? वाह यार ज़बरदस्त, देखो कितना तेज़ बच्चा है ब्रूश, वर्किंग कर ली उसने, कैरी फॉरवर्ड दिखा दिया। ठीक है बेटा, देखते हैं। ओके बेटा, शाबाश। क्या अमाउंट है? 1683200। शाबाश। क्या? हाँ, यस, नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, नेगेटिव ही होगा। सवाल में कैरी फॉरवर्ड पूछा था उसने, कैरी फॉरवर्ड हो गया। करके देखिए बेटा, सारे जो फंस रहे होंगे वो पूछें, इंपॉर्टेंट स्टेप है आज। हाँ बेटा, फॉर्मेट, शाबाश। ये मेरा बेटा फॉर्मेट होता है। टेक योर टाइम यार, कोई जल्दी नहीं है। ये जो आज समझेगा ना वो अगले 7 सवाल करेगा, और जो 7 सवाल करेगा हो गया उसका सेल्स टैक्स का। फिर तो हम स्टेप्स को चेंज ही करते रहेंगे ना, बढ़ाते रहेंगे। ऑनलाइन मेरे बच्चों बताइएगा, सबसे हो रहा है कि वही बस लगे हुए हैं? नोट कर लिया फॉर्मेट आपने बेटा? सवाल दिखा दूं बच्चों को? हाँ बेटा, हाँ ये क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन है क्लेवर का, क्योंकि हमने एक और पॉइंट भी पढ़ना है आज सिर्फ ये नहीं है कि हमने कवर कर लिया, नहीं, कुछ नहीं और भी चीज़ सीखनी है हमने, कुछ और सीखेंगे। फिर आपके 10 सवाल हो गए। ये कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। ऑनलाइन के किसी एक बच्चे और ने बताना है, ब्रूस के अलावा कोई और बच्चा?
नोमान, फिज़ा, ठीक है, शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है, सही है। हो गया ना, आपको समझ आ रहा है? नहीं, एक में एक का जवाब गलत है बेटा। फिज़ा तुम देखो इसमें 5 क्यों आ रहा है बेटा, 3 होना चाहिए। तुमने क्या टाइपिंग मिस्टेक की है या एरर हुआ है कहीं सवाल में? चेक करो। फिज़ा भी, अच्छा भाई मिलके करें अब या करो, टाइम चाहिए आप लोगों को, कर लें? अच्छा बच्चों बताओ क्या क्या करना है मुझे बताओ भाई मेरे बच्चों। सर जी आपने पहले लेना है क्या? अब मैं नंबरिंग नहीं करूँगा हर जगह पे, सही है? सर जी आपने पहले लेना है क्या? हेड नोट्स। सर जी ये आ गए हेड नोट्स, ठीक है। अब क्या करना है भाई? सर आपने अरे यार रख दो, क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, अब आपने सर कैलकुलेट करना है, चलो इसको कॉलम को उड़ाओ। आपने कैलकुलेट करना इनपुट टैक्स, राइट? तो लिखें सर इनपुट टैक्स, ओके। ये आपका अंडरलाइन हो गया इनपुट टैक्स। किस पे वर्किंग होती है मेरे बच्चों इनपुट टैक्स की? सर लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ओके। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा यूं, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। कितना अमाउंट था रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस का? 40 5 50, ये आ गया 40 5 50। क्या करूं मेरे बच्चों? एक जीरो इसमें और आएगा ना? हाँ सही हो गया। क्या करूं मेरे बच्चा? इनपुट टैक्स लूं? सर जी ले लें। क्यों लूं भाई? सर रजिस्टर्ड है, नंबर सही आया। अगला इग्नोर मार, क्यों सर जी? अनरजिस्टर्ड, सही है भाई। हो गया हमारा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। चलो भाई लिखो इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। कितना सर? पूरा। आए इसके बाद लिखना है क्या मेरा बच्चा? आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स मेरा कितना है? कैसे वर्किंग करूँगा? ये आएंगे सेल पे, सेल पे आउटपुट टैक्स आता है। पहले तो मैं सेल ले रहा हूँ, ये कौन सी है? रजिस्टर्ड पर्सन। सर जी ठीक है रजिस्टर्ड पर्सन लिया आपने, मगर वैल्यू भी तो लें। सर जी ले ली वैल्यू, ये आपका आ गया रजिस्टर्ड पर्सन। अब मुझे बताएं क्या करूं? इस पे करें आउटपुट को 18%, आउटपुट टैक्स आ गया। सही है जवाब? सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये है अनरजिस्टर्ड। छोड़ दूं, इग्नोर करूं? आपने किया जो था इग्नोर अनरजिस्टर्ड को, वो परचेज में इग्नोर होता है, इधर नहीं होगा। सही है भाई? आ जा भाई, तू भी आ जा इधर। तो उसका क्या अमाउंट आएगा? सर जी ये अमाउंट आ रहा है आपका इसमें, और करें क्या करूं? सिर्फ 18 लूँगा। भाई आपने 4 क्यों नहीं लिया परसेंट? लायबिलिटी मेरिट होता, मगर भूलना नहीं उसको। ओके जी सर आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। ये आ गया लोकल सप्लाईज किसके हैं? तो ये भी ज़ीरो रेटेड हो गया। ले आए इसको, लिखें ज़ीरो रेटेड, नहीं इधर नहीं, इधर। और ले इसकी वैल्यू कितनी सर जी? 12। और क्या करना है आपने? इस पर 0% से ज़ीरो कर देना है। चलो भाई आ जाओ आगे। और ये है एक्सपोस्ट। ये क्या बात हुई? ये क्या भाई? जब टैक्सेबल सप्लाई दो किस्म का हो सकता है तो ज़ीरो रेटेड क्यों नहीं हो सकता? ये भी है ज़ीरो रेटेड, ये भी ले आओ। क्या आ गया सर जी? ये आपका आ गया, ले आओ इसको यहाँ। और क्या करना है तुमने? ज़ीरो। ठीक है, क्या मिला हमें? अब क्या मिला? आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ कितना है? ये प्लस ये। क्या करूं बेटा? अगला स्टेप लाओ। क्या कहते हैं स्टेप को? बोलो। सेल्स टैक्स लायबिलिटी। कैसे होती है भाई सेल्स टैक्स लायबिलिटी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये माइनस हो गया, अगेन कैरी फॉरवर्ड। सही है? क्या करूं? एड क्या करूं बेटा? फर्दर टैक्स ऐड करने। सर कितनी? कहाँ है अनरजिस्टर्ड वाली सेल? ये अनरजिस्टर्ड की सेल है। क्या परसेंटेज लगाऊं बेटा? 4%, 0.04 आ गया। सर जी क्या करना है अब मुझे? नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी है? नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी ये
क्या सबका यही जवाब था? आर यू श्योर? हो गया सेल्स टैक्स। ये है 30 नहीं 30 नहीं है, अभी तो 30 के 3 हैं, मगर उस रास्ते पे चल पड़े हैं, उस रास्ते पे चल पड़े हैं। अच्छा बेटा, अब मैं थोड़ा सर्वे करूंगा ताकि एक आध और पॉइंट कवर कराऊंगा, ठीक है, ताकि अब थोड़ा इसका मतलब एक सवाल तुमने खुद किया है, मैंने सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए आपके सामने लिखा, आप खुद कर गए। कितने स्टेप किए आप लोगों ने? 4 स्टेप थे, आप कर चुके हो। टोटल स्टेप कितने? 7, तो 4 तक पहुंच चुके हो। अब तो मैं अब थोड़ा हायर ले जाऊंगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा सर्वे करते हैं ताकि तुम मुझे ये यकीन दिलाओ कि सवाल तुम आगे कर लोगे। अब ज़ैनब से शुरू होते हैं आपका काम, क्या कर लोगे कि नहीं? मुझे सर आपसे गारंटी चाहिए और आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप आज रात करोगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा गो थ्रू करता हूँ, कोई नई चीज़ तो नहीं है, अगर है वो पढ़ाई जाएगी ताकि फिर आप ये ना कहो सर कोई नई बात थी उसमें। चलो भाई, ये क्या लिखा है? सप्लाईज कौन सी है? लोकल और एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी अलग अलग है, तो अलग अलग करेंगे। पहले लाइन में क्या लिखेंगे? लोकल सप्लाईज प्रोडक्ट ए, फिर लिखेंगे लोकल सप्लाईज प्रोडक्ट बी, एक्सपोर्ट थाईलैंड प्रोडक्ट ए, एक्सपोर्ट वो ट्रीटमेंट आ जाएगी। फिर प्रोडक्ट ए के बारे में क्या लिखा है? प्रोडक्ट ए इज, बस डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना। बात समझ आई कि नहीं आई? डेटा सिर्फ थोड़ा क्या दिया है, डेटा ऐसे दिया है आसान। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, लोकल सप्लाई प्रोडक्ट ए की टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अरे एग्जाम्प्ट है तो कहाँ से लगेगा? आई बात समझ? ऐसे कर लोगे, कर लोगे, पक्की बात है, कर लोगे ना? या कोई कंफ्यूजन में है? ऑनलाइन वाले तुम बताओ, कर लोगे इंशाल्लाह? शाबाश। बाकी कुछ नई चीज इसमें नहीं है। चले भाई आगे। नेक्स्ट सवाल है मेरे बच्चों, फौलाद फ्रॉम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, लोकल सप्लाईज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्ट, कोई नई चीज नहीं है। आगा साहब, लोकल सप्लाईज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज ऑफ एग्जाम, कोई नई चीज नहीं है। अब्दुल गफ्फार भाई कहता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, लोकल और फिर एक्सपोर्ट, फिर लोकल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ। भाईजान कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज बताई गई है। तो सारे ऐसे ही तो होते हैं, एक्सक्लूसिव तो होंगे तभी तो टैक्स लगाते हैं, और वैल्यू थाउजेंड्स में गिवन है, कोई नई चीज़ नहीं है बच्चा। आगे जाओ, कलीम भाई का भी एक्सपोर्ट्स, लोकल सेल ऑफ एग्जाम्प्ट टैक्सेबल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये कहता है एक्सपोर्ट्स है। किसमें बेटा? हाँ, पहले तो ये देखिए मेरा बच्चा, ओ शाबाश, ये यही पॉइंट था। इसमें नई चीज़ क्या है? एक्सपोर्ट्स, ओके, जीरो रेटेड है, लोकल सेल्स एग्जेम्प्ट की हैं और टैक्सेबल हैं लोकल सेल, यानी एक जीरो रेटेड, ये एक एग्जेम्प्ट और एक टैक्सेबल, ये हो गई। फिर क्या कहते हैं? परचेज, इसमें एक नई चीज़ है, ओके, ये हमने अभी तक नहीं सीखा। लिखो नंबर, लिखो नंबर, लिखो नंबर 9 इंपोर्ट्स, लिखो तो इसको पढ़ाता हूँ। इंपोर्ट्स सर जी, फिर आज़ाद का भी तो देख ले, इंपोर्ट्स लिखो फिर आज़ाद पे वापस आ जाओ ताकि आज़ादी मिले हमें। सर जी इसमें सेल टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट्स, थोड़ा नया है। व्हाट इज न्यू? परचेज में फिक्स एसेट आया है, तो सो व्हाट, परचेज तो परचेज है। मशीन कहाँ इस्तेमाल करूंगा? बिजनेस में, उसका भी तो इनपुट होगा ना। तो आप आगे, थोड़ा आगे जब हम पहुंचेंगे ना कोई 15, 16, 17 नंबर पॉइंट पे, तो फिक्स एसेट को अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी कोई नया टॉपिक नहीं है, इसका भी इनपुट लोगे, रॉ मटेरियल का भी इनपुट लोगे, सेम 18% से। इसने ये कहाँ कहा है कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं है? आपने जो सवाल पूछा था बेटा, जब डिक्लेयर्ड ना हो, बताया ना हो, समझो रजिस्टर्ड है, तो आप क्लोज का इनपुट टैक्स, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। आखिरी देखो आदम भाई, एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, कोई नई चीज नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक चीज पढ़ाऊंगा ना तो ये रिमेनिंग कितने सवाल कर लोगे? 7 कर लोगे ना। कितने हमने किए अब तक? 3 किए। पहला कौन सा था? आसिफ। दूसरा फैजान। तीसरा तो हो गए ना 3। रिमेनिंग 7 बेटा लाजमन करना यार, लाजमन करना।
देखिए 10 क्लास में हम 30 नंबर अगर कर रहे हैं तो उसका यही तो तरीका होगा, ओके, कि बार बार प्रैक्टिस। क्या पढ़ना है अब आपने? इम्पोर्ट्स। तुक्का लगाओ, क्या आपको लगता है क्या होगा इसमें? नहीं 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 नहीं, तुक्के गलत है। रुको, वापस सवाल भी वापस 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 वापस, रुको रुको। अब देखिए मेरा बेटा, मैं इसके लिए ना एक थोड़ी सी बात समझाता हूँ आपको। बेटा ये है गुर्बत की लकीर, और पाकिस्तान हमेशा चूंकि नीचे ही होता है तो नीचे है गुर्बत की लकीर, और दूसरे मुल्क हमेशा आगे ही होते हैं, तो ये हम इसको थोड़ा और ऊपर ही लिखें ये थोड़ा और ही ऊपर लिखें इसको, ठीक है। तो अब क्या है, ये सपोज करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को यूँ समझते हैं कि अगर सपोज करो कि एक बंदा पाकिस्तान में ही है, सप्लायर भी इधर और बायर भी इधर, और एफबीआर भी इधर, यानी गवर्नमेंट भी इधर। अब मुझे ज़रा, आज भी हमने कंसोलिडेट किया, पहले क्लास में भी पढ़ा, बताओ टैक्स अल्टीमेटली किस पे रुकता है? नहीं नहीं, इस तीन में से बायर, इन तीन में बायर पे, इन तीन के हिसाब से देखा जाए वैसे तो कंज्यूमर पे ही रुकेगा। अच्छा, अब ज़रा सोचना गौर से, इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट का टाइम रखा होगा ना एफबीआर ने? नहीं रखा होगा टाइम, या वो कहेगा जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसे बोलेगा? नहीं ना। कौन सा पॉइंट लिख रहे हो? नंबर क्या है तुम्हारा? 9 को अभी थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, 10 लिखो, लिखो 10। तो मैं आपको 9 का थोड़ा स्पेस छोड़ के 10 लिखो। 10 नंबर पॉइंट ये है कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या है भाई? ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या है? ड्यू डेट लिखो, ड्यू डेट फॉर रिपोर्टिंग एंड पेमेंट, ड्यू डेट फॉर रिपोर्टिंग एंड पेमेंट आप सेल्स टैक्स लाए। सेल्स टैक्स, यस, सेल्स टैक्स कब पे करना है हर किसी ने? अच्छा, इतना सेल्स टैक्स तुम सेकंड क्लास में सीख चुके हो कि अपने अब्बा को बोल सकते हो, पप्पा, क्या क्या बोलते हो, बाबा, पप्पा जानी अपना सेल्स टैक्स एडवाइज़र निकाल दे, मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा आपका सेल्स टैक्स रिटर्न, पप्पा यानी। अल्लाह ने तेरी सेकंड क्लास में मरवा देगा मुझे तू, नीम हकीम खतरा है जान। तो नहीं नहीं पप्पा, सर ने बोला है, 10 सवाल कर चुका है तू। अच्छा सुनो मेरी बात, देखिए सेल्स टैक्स लायबिलिटी के लिए मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे बेटा। राइद मेरा बेटा, रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड हो जाएगी ना, बस जैसे एंड होगा स्टाफ लग जाएगा काम से, ताकि सारे बच्चे देख सके ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टैक्स पीरियड क्या है सेल्स टैक्स का? 1 मंथ, एवरी मंथ सेल्स टैक्स का टैक्स पीरियड है। तो फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर जुलाई टू जून है हमारे मुल्क में, बजट जुलाई टू जून का बनता है, जुलाई से शुरू करते हैं। पहला मंथ का मेरा जुलाई, ओके। सेल मैंने की 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है। टैक्स कब तक दूंगा? मगर टैक्स देने से पहले वर्किंग भी तो करूंगा ना। क्या वर्किंग करेंगे? आउटपुट टैक्स निकालेंगे, इनपुट टैक्स निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो जो ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के लिए दिए गए 15 दिन। कितने दिन? इन 15 दिन के बाद, 15 दिन जैसे ही गुजरे, 15th पे, कब बेटा? 15th पे, किसका 15th? जुलाई के बाद क्या आ रहा है? अगस्त की 15 तारीख तक पेमेंट कर दो। व्हाट इज ड्यू डेट फॉर पेमेंट? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट, एवरी टैक्स पीरियड में 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज ड्यू डेट। तो अगस्त की ड्यू डेट क्या है? अगले महीने 15 तारीख। मार्च की क्या है? फरवरी की क्या है? मतलब कोई नो रिलैक्सेशन? नो रिलैक्सेशन, हर महीने की अगले महीने की 15 तारीख। क्लियर? अब सुने भाई, एफबीआर को पता कैसे चलेगा कि हमने सही वर्किंग की कि नहीं की है? या हम उनको बोले कि हमने वर्किंग करने से पहले कसम खाई थी कि अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के सही वर्किंग करेंगे, आप छोड़ दो, तब भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बता?
ओके, देखिए FBR जो है ना वो कहता है एक काम कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ज़रूरत पड़ेगी तो चेक करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, निकाहनामा भी मंगाने की ज़रूरत पड़ सकती है वो भी दे देना, सारी चीज़ें चेक करेंगे, तलाशी भी पूरी लेंगे, मगर यार एक काम कर, जिस पेपर पे वर्किंग कर रही थी वो तो दे दे, आउटपुट इनपुट ना, रिसीट क्यों, तुमने कैसे वर्किंग की थी, आउटपुट टैक्स निकाला, भाई पेपर लिखा ना, अभी क्या किया, ये तेरे पास ये पेपर है, ये ना क्या लिखा तूने, सेल परचेज लिखा, टैक्स निकाला, पता किसी चला कि इस दफा तुम 35,000 रुपए का टैक्स पे करोगे, क्योंकि वर्किंग की। इस वर्किंग को FBR अपने फॉर्मेट पे करवाता है, किसके फॉर्मेट पे, अपने फॉर्मेट पे, और ऑनलाइन वो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को कहते हैं रिटर्न। रिटर्न रिटर्न किसको कहते हैं, एक फॉर्म को कहते हैं, और उसको पता है इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न। इसको रिटर्न का नाम भी मैंने रिसर्च किया था क्यों रखा गया था, आपको पता है इसका नाम रिटर्न क्यों पड़ा। असल में 1920s में हमारे पास तो मुल्क ही नहीं था, वेस्ट में मुल्क थे, इदारे भी थे उनके, तो वो क्या करते थे, उनके FBR, उन कंट्रीज़ के FBR फॉर्म को प्रिंट करते थे, फॉर्म का कोड होता था, मसलन ITR, ITM ऐसे कोड होते थे फॉर्म के, ITR या IT इनकम टैक्स, IT 007, 008 ऐसे कोड होते थे हर फॉर्म के। तो जिस फॉर्म पे वो वर्किंग कराते थे उसको भेजते थे प्रिंट करके सारे टैक्स पेयर के घरों पे। कैसे भेजते थे, ईमेल करते थे, कोरियर के जरिए, डाक पोस्ट ऑफिस के जरिए सबके घरों में पहुंच जाते थे। फिर वो लोग क्या करते थे, उसको फिल करते थे, फिल करके क्या करते थे, वापस करते थे। सरदार कितने आदमी, सरदार 2, ठीक है यार। ये सोचो अब सरकारी ऑफिस जो वहाँ के थे उसमें क्या, किस तरह अंग्रेजी में बात करते, हैज़ 007 रिटर्न्ड, हैज़ इट रिटर्न्ड, वेयर इज द रिटर्न। वो चेंज होता होता वर्ब से क्या बन गया, नाउन, और उस फॉर्म का ही नाम क्या पड़ गया, रिटर्न। रिटर्न आज भी उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न। रिटर्न का क्या मतलब है, वापस आने वाला फॉर्म। सिंपली बोले तो फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सेल्स टैक्स की जिसमें वर्किंग करते हो। सेल्स टैक्स की वर्किंग इस तरह नहीं करना जैसे तुम अभी कर रहे थे, वो फॉर्म में सेल का इनपुट करोगे, आउटपुट लिखोगे, वो खुद वर्किंग करके तुम्हें रिटर्न बना के देता है। तो जो आप में से बंदा चाहता है कि फर्म में एक तरफ आर्टिकल्स करे और साथ कमाए, आपको पता है टैक्स सब्जेक्ट नहीं है, टैक्स एक काम का नाम है जो तुझे भूखा मरने नहीं देगा बेटा। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने इस जर्नी को किसी जगह रोका, उसके पास ऐसी नॉलेज इस सब्जेक्ट के थ्रू आती है कि वो बगैर क्वालिफिकेशन के, ये बाद में सिखाऊंगा, अभी तो मैंने पेपर पढ़ाना है आपको, पेपर पास करना है, बगैर क्वालिफिकेशन के अपनी टैक्स फर्म खोल सकते हो। इसका पाथ मैं आपको बताऊंगा। बगैर किसी क्वालिफिकेशन के ये वाहिद नॉलेज है जिसमें कोई आके इल्जाम नहीं लगाएगा कि गैर कानूनी काम कर रहे हो। नो, ये नॉलेज और वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की सिर्फ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो, बेटा तू अब्बा से ज़्यादा कमाएगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट पे, कैफ 2 पे, बिलीव मी। ये काम सीख रहे हो, नॉलेज नहीं, पेपर नहीं, काम सीख रहे हो। मगर मेरा ऑब्जेक्टिव अभी भी पेपर पास कराना है। आओ मेरे पास वापस। ड्यू डेट क्या थी बेटा, 15। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ, 15 तारीख पे लोगों ने पेमेंट करके जब रिटर्न फाइल करने के लिए बैठे ना ऑनलाइन, तो FBR की वेबसाइट के साथ क्या हुआ होगा, जो ICAP की वेबसाइट है तो है डाउन। और ये मेरे सामने, मतलब टैक्स ऑफिस में बैठा हूँ, मैं कहा रिटर्न नहीं आ रहे, क्यों, क्या हो गया। आपको तो पता है ना हम सरकारी लोग कितना काम करते हैं। यार खत्म हो गया काम, देखो हो गया ना, रिटर्न से यार नंबर ही नहीं बढ़ रहा, क्या हो गया। पता चला कि हमारी वेबसाइट का इन्ना लीला हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 दिन बाद एक बंदे के रिटर्न आए, 3 दिन बाद। कितने दिन डिले हो गई, कितने दिन डिले हो गई। आपको पता है सरकार में 1 दिन का डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने पेनल्टी लगा दी उन टैक्स पेयर्स पे, पेनल्टी।
नोटिस दो इनको, सारे टैक्स पेयर्स को, सबको नोटिस दो, आए हमारे पास। हमारा क्या कसूर है? रिटर्न क्यों डिले फाइल किया आपने? कहाँ फाइल करता? वेबसाइट पे तो चल रही थी क्या? वो मैं नहीं देखूंगा, वो इस्लामाबाद वालों से पूछो, मुझे देर से रिटर्न मिला है, पेनल्टी तो लगेगी। उन्होंने कहा रुक बेटा, बाहर आ, पत्थर मारेंगे तुझे। तो वो चले गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स ने कहा क्या हो गया भाई? बुला लिया कमिश्नर साहब, तो साहब क्या हो गया आपको, गुस्से में क्यों? यार इनका क्या कसूर? सर कानून की पासदारी हमने देखनी है योर ऑनर, हमने तो पेनल्टी, हमें क्या पता। अच्छा यार तू गुस्से में ना, FBI को हम ऑर्डर करते हैं इनको फैसिलिटेट करे, भाई इस मुल्क के सिटीजन है। फिर एक नया निज़ाम, पता है हमें पता था हर दफ़ा क्रैश होगा, ऑनलाइन सिस्टम क्रैश ना हो तो पाकिस्तानी नहीं है, इसीलिए हमने कानून में लिख दिया। पता है क्या लिखा कानून में? अब आपको पता है क्या है? पेमेंट की डेट तो वही रहेगी जो है हर अगले महीने की, क्या मेरा बच्चा, मगर रिटर्न फाइल करने के लिए चूंकि पता है क्रैश हो जाएगा, हम आपको क्या दे रहे हैं? 18। मान लिया ना हमने। पता है 18 तारीख है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो पेमेंट पहले रिटर्न बाद में। हाँ पहले रिटर्न बना लेना, तो 18 पे रिटर्न बना क्यों रहा है? 15 तक रिटर्न बना ले। अपलोड करने के लिए कितने दिन है? 3 दिन। तो अपलोड के लिए 3 दिन दिए ना, बनाने के लिए थोड़ी। बना ले 15 से पहले रिटर्न को, ताकि टैक्स तुझे पता चल जाए, फिर अपलोड करते रहना इंशाअल्लाह। ये साबुन स्लो है, कभी तो तेज होगा तो फिर रिटर्न फाइल हो ही जाएगा तेरा। समझ रहे? आजकल ये मसले नहीं आते, मगर फिर भी वो पुराने मसले की वजह से ड्यू डेट 18 चली आ रही है। मुझे पता है ये किसी को समझ आया कि पेमेंट 15 पे होगी और रिटर्न 18 पे होगा, क्यों? क्यों? वो फाइलिंग में डिले की वजह से। अब एक बात सुन ले बेटा, बस थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, हमजा लास्ट पॉइंट कवर करूंगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। जरा मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चों, पेमेंट की डेट क्या है? ओके, किसकी 15? किस महीने की 15? अगले महीने की 15। पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? इंशाअल्लाह। एक बंदे को, एक टैक्स पेयर को भाई ने पकड़ा 007। मैं बड़ा कड़क अफसर हूं, तुम लोगों को पता है, हाँ? कमिश्नर हूं भाई। मैं कहा इसको तो टैक्स नहीं दे रहा, पकड़ के आओ। अच्छा जी सर मेरा क्या कसूर, मुझे तो सप्लायर ने पेमेंट, बायर ने पेमेंट ही नहीं की, मैं कहाँ से दूं? अच्छा कानून कहता है अपनी जेब से दे। सर ये सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पासान होता है, बाद में कर, अभी तो जेब से दे। सर मेरे पास पैसे नहीं है, दुकान भेज। आपको पता है सेल्स टैक्स क्या कहता है लॉ? ड्यू डेट हो जाए ना तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे अपनी जेब से ही क्यों ना हो। उस बेचारे को अपने पैसे नहीं, जो उसने बेचा ना माल, उसके पैसे भी नहीं मिले, सरकार उसको क्या कहती है? टैक्स दे। तो मुझे अपने पैसे नहीं मिले, मैं उसके ऊपर टैक्स दूं? 1 लाख की सेल थी, 1 लाख की सेल थी, 1 लाख तो मिला ही नहीं, 18,000 FBI को देने पड़ते हैं। यह क्या बात हुई भाई? क्योंकि ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट आ गई ना। अब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, सुन लो सुन लो, मुझे एक बात बताओ, सेल्स टैक्स कैश बेसिस पे क्या एक्रूअल पे? कैश बेसिस पे क्या एक्रूअल पे है? पैसे जब बायर दे तब देंगे या हर हाल में देने पड़ेंगे? तो क्या है सेल्स टैक्स? क्या है बोलो? सेल्स टैक्स क्या है? एक्रूअल बेसिस पे बेटा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में ले लेना, उससे बाद में ले लेना। अब एक बात सुने, वापस आ जाए, फाउंडेशन मैंने पक्की बना दिया, आपकी सीमेंट लगा दिया। अब सुनो, इसमें सेल किसने की? किसने की बेटा? एस ने सेल की, किसे? बायर को। अब चाहे सुनना, चाहे पेमेंट बी ने दे दी हो या ना दी हो, इसे तो पेमेंट देनी ही पड़ेगी FPR को। कब? अब सुने, पहला इवेंट क्या हुआ, इसने पेमेंट FPR को की, दूसरा क्या हुआ, उसने उससे रिकवर कर ली। ऐसा हो सकता है ना? एक और तरीका भी है, एक और तरीका पता क्या है? इसने पेमेंट दे दी इसको और वही पेमेंट फिर इसने FPR को दी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं,
कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि सप्लायर अपनी जेब से पहले पे करे और उससे बाद में रिकवर करे, या उससे पैसे आ जाएं और वही दे दे, मगर बशर्ते कि कौन सी डेट आ चुकी हो, ड्यू डेट। क्या है ड्यू डेट? 15 तारीख है। 15 तारीख आ गई ना तो फिर इंतजार नहीं करेंगे। मैंने एक सेल की थी बेटा 25 जनवरी पे, 25 जनवरी पे सेल की थी। मेरा क्रेडिट टर्म था 1 महीने का। मुझे तो पेमेंट कब आएगी? और मुझे 15 फरवरी पे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कहां से पे करूंगा? तो जैसे ही वो ड्यू डेट आ जाएगी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? अब एक पॉइंट सुनो, काम कंप्लीट हो गया है। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सवाल में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी आराम से समझा रहा हूं आपको। मुझे एक बात बताओ बेटा, सप्लायर ने पेमेंट किससे ली? देर सवेरे किससे ली? बाहर से ली। और फिर उसने किसको पे की? ठीक हो गया। अब जरा एक बात सुनो, मैं सिर्फ एक चेंज करने लगा हूं। सप्लायर को मैं बाहर कर देता हूं मुल्क से, और बाहर यहां बिठा देता हूं। ये तो यहां थे ना दोनों। अब मुझे बताओ एफबीआर के पास पेमेंट कैसे आएगी? वो शाबाश, गुड बेटा, मगर हमारे मुल्क में भी तो है, एक टांग इधर है उसकी। मुझे एक बात बताओ, पिछले में तुमने कहा क्या, किस पे बर्डन रुका था मेरा बच्चा? वो तो इधर है ना, मुर्गा तो इधर है, मुर्गा तो इधर है, बाहर तो इधर है। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या करें? इससे कहें अच्छा तू पेमेंट भेज इधर, वो उम्रा करके पेमेंट वापस आएगी हमारे पास, पाक साफ पैसे हो जाएंगे ना, तो मुल्क को फायदा होगा। जो पैसे बाहर जाएंगे वापस आएंगे नहीं। क्या इतनी अमेरिका पैसे भेजो क्योंकि वो सप्लायर वहां था? नहीं, नॉनसेंस। कोई बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? क्यों? बायर यहां बैठा है तो पेमेंट करेगा। बायर जब बाहर से गुड्स मंगा रहा है तो क्या कर रहा है? इंपोर्ट। मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट करते वक्त उस पे जो टैक्स था ना, क्योंकि बायर ने ही टैक्स देना है। इधर किसने टैक्स दिया था? इस बायर ने ही तो दिया था। तो परचेज करते वक्त बायर टैक्स देता है कि नहीं देता? अगर सप्लायर लोकली मौजूद हो तो सप्लायर को पे करो, और अगर सप्लायर बाहर हो तो डायरेक्ट पे करो। इतनी लंबी बात करने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा क्या करो? एफबीआर को पे करो। अब सुनो, अगर परचेजेस हो तो परचेजेस मेरा बेटा 2 किस्म की होंगी। बताओ कौन सी 2 किस्म की परचेजेस हैं? एक होगी लोकल परचेज और एक होगी इंपोर्ट। सुन लो, दोनों पे इनपुट टैक्स होगा, दोनों का इनपुट टैक्स होगा। पर इंपोर्ट पे भाई देखिए, क्या इस पे आपने इंपोर्ट की 1 लाख रुपए की, कितना इनपुट लोगे? सर जी 18% लेंगे। क्यों 18% ले रहे हो? हमने सप्लायर को पे किया था, उसने एफबीआर को पे किया। तो सर अगर व्हाट इफ की 2 लाख की मैं इंपोर्ट करूं तो उस सूरत में भी इनपुट टैक्स वर्कआउट करोगे 18% से। सर जी क्यों? एफबीआर ने मुझसे वो डायरेक्टली लिया। सादा अल्फाज में बोलूं, इंपोर्ट पे भी इनपुट टैक्स वर्क करोगे 18% से। बस सवाल में जब इंपोर्ट आए ना, वो भी परचेज है, उस पे भी इनपुट होगा, मगर ये इनपुट बाकी इनपुट से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इनपुट डायरेक्ट एफबीआर को हम पे करते हैं, और जो लोकल परचेज है इंपोर्ट के अलावा, उसका इनपुट हम किसके थ्रू पे करते हैं? सप्लायर के थ्रू पे करते हैं। अगर किसी ने क्या की होगी मेरे बच्चों? इंपोर्ट्स, उसका भी हम इनपुट लेंगे 18% से। लोकल परचेज का भी हम इनपुट लेंगे 18% से। इंपोर्ट पे आपने नंबर लिखा था इंपोर्ट का? अब उसमें एक लाइन लिखो और घर जाओ। इंपोर्ट पे बस एक चीज लिखवा लें। इंपोर्ट पे एक लाइन लिखो, और वो ये है कि वी कैन क्लेम या वी विल क्लेम इनपुट टैक्स। वी विल क्लेम इनपुट टैक्स एट द रेट ऑफ, we will claim input tax at the rate of 18% of value of imports. ऑनलाइन वालों ने लिख लिया बेटा? वी विल क्लेम। जब इंपोर्ट का पॉइंट लिखा ना आपने, तो मेरे बच्चों क्या लिखना है आपने इंपोर्ट्स पे? कि वी
क्लेम इनपुट टैक्स 8 कितने परसेंट, 18% ऑफ किसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। बस ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। अब अगर आपने ये सीख लिया, समझ लिया, तो आपका सवाल जो था जिसमें ये इंपोर्ट आया था उसका नाम क्या था, ये था कलीम। अब इसमें क्या करोगे, 40 मिलियन का 18% क्या बनाओगे, इनपुट टैक्स। अब मुल्क आपके हवाले, रिमेनिंग 7 सवाल कर लो आज रात, और कल मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करोगे डन। बस मैसेज कर देना डन, झूठा मैसेज नहीं, सबकी तरफ से मुझे मैसेजेस मिलने चाहिए, डन 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 डन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब आपका, हाँ बेटा, मैं 1 सेकंड एक्सप्लेन करता हूं आपकी बात। डन हो गया ना, तो जिसको कोई सवाल नहीं है वो घर चला जाए, जिसको सवाल है वो बैठ जाए, ठीक है, ताकि मैं आपके सवाल आंसर करूंगा ऑनलाइन। बेटा आपके लिए भी यही है। हाँ बेटा आप पहले पूछ लो। हाँ ये बिल्कुल असल वाली ट्रेन है, असल ही है। देखिए रेट्स जो है ना, इंपोर्ट जब हम करते हैं तो इंपोर्ट के वक्त कस्टम ड्यूटी भी लगता है, सिर्फ एक टैक्स नहीं लगता, कस्टम्स ड्यूटी का लगता है और टैक्सेस लगते हैं। जब हम गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त वो 200% टैक्स लग जाता है, वो ये थोड़ी है, वो दूसरा कस्टम ड्यूटी है, वो FBR का ही है ना, कस्टम्स ड्यूटी FBR का है। FBR के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, FBR के 2 डिपार्टमेंट्स हैं। FBR इसको कहते हैं, FBR का एक डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये 3 टैक्स कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और ये एक डिपार्टमेंट है उसका कहते हैं कस्टम्स। कस्टम्स ये डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है कस्टम्स ड्यूटी। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं ना उस वक्त ये टैक्स बहुत हैवी होता है। सेल्स टैक्स भी तो होता है, इनपुट की फॉर्म में होता है, इनपुट ये भी लगता है। आपको पता है इंपोर्ट स्टेज पे एडवांस इनकम टैक्स भी है, इसका मतलब आप एक नहीं 3 टैक्स उस वक्त दे रहे होते हैं, मगर पता नहीं चलता, और हम उस वक्त सिर्फ गालियां देते हैं FBR को, क्योंकि सबके पीछे कौन खड़ा है, FBR। इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया। देखिए सेल्स टैक्स अंधा टैक्स है, अंधा। वो कहता है मैं इंसाफ करूंगा, इक्वलिटी वाला इंसाफ, इंसाफ वाला इंसाफ नहीं, बराबरी में सबके साथ बराबर। तो अगर कहीं पे किसी जगह पे एक बंदा गया और उसने एक साबुन परचेज किया 200 रुपये का, तो 18% लगेगा, चाहे ख़रीदने वाला रिक्शा ड्राइवर हो या वो कोई BMW चलाने वाला हो, रेट सेम होता है। लग्जरी वो ना हो, कस्टम्स के रेट अलग अलग होते हैं। हाँ सेल्स टैक्स में भी रेट की वेरिएबिलिटी है, मगर अभी मेंशन नहीं करूँगा, बहुत एडवांस्ड है। किसी वक्त आप 18 को ज़हन में रखो, ठीक है। हाँ बेटा आपका सवाल क्या था दोबारा? हाँ हाँ नहीं, उसका इनपुट टैक्स, ये सवाल आगे का है वैसे टॉपिक, मगर तुम समझ जाओगे इसलिए तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। बाकी कान बंद कर दें, ये मौलवी साहब और मेरी है तो इसको जवाब दे दूँ। देखिए बेटा वो क्या करते हैं, जिस इनपुट का ताल्लुक एग्जाम्प्ट से होता है ना, वो डिसअलाउ होता है। डिसअलाउ का मतलब है ना इनपुट मिलता है ना आउटपुट से डिडक्ट होता है। इनपुट भी यानी रिफंड भी नहीं मिला, और इसके अलावा वो आउटपुट से माइनस भी नहीं हुआ, वो कॉस्ट का हिस्सा हो जाता है, वो कॉस्ट में चला जाता है। जी बेटा आपके पीछे बायर, बेटा दोबारा बताओ। बायर सप्लायर को पैसे ना दे, सप्लायर अपनी जेब से FBR को दे दे, तो उस सूरत में क्या होगा, ऐसे। हाँ इस सूरत में ना इसको FBR आगे चल के पढ़ोगे कि इसको FBR इनपुट टैक्स नहीं देता, फिर 180 दिन के टाइम होता है, ये आगे के टॉपिक्स हैं सारे, इसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर देगा। यानी ऐसे नहीं है कि FBR उसको जाने देगा, उसको कहा गया है कि हम तुम्हें डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, मगर इनडायरेक्ट रिश्ता तो है ना तेरे साथ, दूर का रिश्ता तो है ना, दूर के कज़न तो हो हमारे, तो इसलिए उसका इनपुट डिसअलाउ होगा। तो बायर को बर्डन रखा गया है, माफ़ नहीं किया गया। जी बेटा आपका सवाल।
अगर आगे से इनपुट नहीं ले पा रहा, कौन नहीं ले पा रहा? हाँ, इनपुट नहीं ले पाएगा ना। अब पता है क्या, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग शो कर रही है, इस लेवल पे आप जा रहे हो ना, थोड़ा सा आप स्पीड में तेज़ हो गए हो। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम। मैं पता है इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो मुझे यकीन है कि 2.5 महीने पहले कोर्स ऑफ हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो 2-3 हफ्ते के बाद बच्चे को समझ आते। तो मैं दूसरी क्लास में तुम सवाल पूछ रहे हो मुझसे, तो आई एम हैप्पी। ठीक है, चलो मेरे बच्चों अब प्रैक्टिस तो करो। हाँ बेटा, अगर पहली बात यह है कि जिस मंथ में परचेज करेंगे, जिस मंथ में सेल करेंगे, उसमें एफबीआर को मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना। आपने इस मंथ में परचेज की ऑरेंजेस, उसका इनपुट टैक्स है आपका, मगर सेल किया आपने एप्पल, उसका आउटपुट टैक्स है। अगर उस महीने में नहीं भी आया, अगले महीने में एफबीआर को आ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अब आप देखो, आपके मैंने जैसे कहा इसके सवाल पे, आपके सवाल पे और उन सवालों पे भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों की सेकंड क्लास में कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। ज़रा सवाल सुनो इसका। सप्लायर बाहर बैठा है और बायर यहाँ बैठा है। अब तुम कह रही हो कि सप्लायर के मुल्क में टैक्स लगना चाहिए, उसका तो बेटा एक्सपोर्ट है ना, वहाँ तो ज़ीरो रेटेड होगा ना। अच्छा, आई समझ, वो तो ज़ीरो रेटेड होगा ना उसका, तो टैक्स तो इधर लेंगे ना हम। आई बात समझ तुम्हें? ऑनलाइन मेरे बच्चों, इंपोर्ट में एग्जेम्प्ट हो अगर तो इग्नोर करेंगे। देखिए बिल्कुल सही है, ये एक सवाल है अली का कि अगर इंपोर्टेड गुड्स ऐसी हों जिसको लॉ अगर कहे एग्जेम्प्ट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर ये एडवांस पॉइंट है अगेन यार, कहाँ से आए हो तुम लोग यार इस बीच में? मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं, देखो कितना। इंपोर्ट अगर एग्जेम्प्ट गुड का हो तो क्या करेंगे? शाबाश यार, गुड, माशाल्लाह, इग्नोर करेंगे। फिर है ये डॉक्यूमेंट, फिर से ग्रुप में, बिल्कुल बेटा सवाल का ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। उसके बाद बेटा मेरा सवाल कहाँ गया बच्चे का? हाँ बेटा, सब 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 कुछ मिल जाएगा आपके पास, शीट्स आ जाएंगी, टेंशन ना लो। बस अभी थोड़ा पक्का करा लूँ ना तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, सब्र कर लो। इंपोर्ट एग्जाम्प्ट वाली हो गई सर। जो कंज्यूमर है, टैक्स पर्सन, बेटा ये तौसीफ आपकी बात हो रही है। टैक्स पर्सन है वो एक प्रोडक्ट बाय करता है, पर जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट बाय करता है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, तो कंज्यूमर पे परचेजर का टैक्स माफ़ करवा सकते हैं। असल में तौसीफ बेटा जो आपने सवाल पूछी है ना कि कंज्यूमर जो पर्सन है उसने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदी है, उसने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की है तो उस, अब अगेन तौसीफ इसको सवाल को ना मैं इसलिए कहूँगा कि थोड़ा सा डेफर करूँगा, जवाब तो दे रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी, क्योंकि सेल्स टैक्स का एक मेथड नहीं है तौसीफ में, अगर 2-3 मेथड्स हैं। जिस मेथड को हमने अभी पढ़ा उस मेथड के तहत जो आपका सवाल का जवाब होगा ना, तो वो कंज्यूमर पे टैक्स नहीं आएगा। मगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादातर एक दूसरे मेथड से टैक्स होती हैं, उस मेथड को कहते हैं तौसीफ थर्ड शेड्यूल मेथड, सेकंड मेथड है। तो इस वजह से कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उसके अनरजिस्टर होने से। आपकी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बनी है, थोड़ी सी और तफसील होगी। अगर तुम्हें इसको डिस्कस करना हो तो मेरा बेटा नंबर है, उस पर अपना नाम भेजोगे ना, तौसीफ हैदर, तो मैं बेटा फ़ोन करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा वक्त से आगे आ रहा है। बाकी सब कुछ कवर हो गया, कोई सवाल अभी पेंडिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा बेटा। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन अगर सवाल है तो आप पूछ लो मुझसे, ठीक है बेटा? हाँ बेटा आप पूछो। अब नहीं कर सकोगी ना चीटिंग। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। देखो तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान अमीर मुल्क है गरीब मुल्क है? बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है। हाँ, इधर की हुकूमत गरीब है, हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि इस मुल्क में बड़े बड़े अमीर हैं और वो टैक्स नहीं देते, तो वही तो करते हैं जो तेरे दिमाग में आ रहा है, चीटिंग। वो पता है सही से नहीं रिपोर्ट करते ना, तो हाँ
टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना बेटा, एक मुल्क का बड़े डिपार्टमेंट में शामिल होता है। उसके पास लोग हैं, सिस्टम्स हैं, और उनके पास कानून में पावर है। वो पता है बहुत सारे तरीके से मालूम करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसने सेल ज़्यादा की तो पैसे कहाँ रखेगा? बैंक में। तो FBR को पावर है, बैंक स्टेटमेंट उसकी निकाल लेते हैं, तो घर में चोरी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादातर वो देखो ना, रिस्क बड़ा है। कितने रखेगा घर में, कितने रखेगा? तो रिस्क है ना कैश को रखना, तो बैंक में तो जाएगा। इसने जैसे कहा कि वो एसेट की फॉर्म में रखेगा। FBR को FBR से कौन सा एसेट छुपा सकते हो? लैंड परचेज करोगे तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी ना। हाँ, भैंसें रखो, बकरियां पालो, उनका नहीं पता चलता फिर उसको कहने। रिग्रेसिव कुछ और चीज़ है। रिग्रेसिव टैक्सेशन जो होती है ना, वो फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोग्रेसिव के अगेंस्ट है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव क्या है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा रेट कम करते जाएंगे। हाँ, अलग अलग मेथड्स है ना बेटा, अलग अलग टैक्सेस के लिए। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। इनकम टैक्स में जैसे इनकम बढ़ती है रेट बढ़ता है। सेल्स टैक्स प्रोपोर्शनेट है, फ्लैट है, इसमें अमाउंट बढ़ने से रेट चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। रिग्रेसिव हमारे मुल्क में कोई टैक्स नहीं है। रिग्रेसिव टैक्स का एक फ़ायदा होता है जो हमारे मुल्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि जितनी बड़े वॉल्यूम्स में लोगों को इंसेंटिव दो कि तुमने 50 करोड़ की सेल कर दी तो तुम्हारा रेट 18 नहीं 8% हो जाएगा, तो सारे उसकी तरफ जाएंगे और प्रोडक्शन करने के तरफ फंस जाएगा। इसीलिए उसके लिए बेनिफिट नहीं, हमारे मुल्क में कोई नहीं है। फाइलिंग पोर्टल पे सिखा दे बेटा, बिल्कुल सिखाएंगे आपको, मगर पेपर के बाद। जैसे हमने पिछले बैच से कहा था ना, तो अब पिछले बैच को अभी सिखाया जाएगा, मगर आपके लिए सूटेबल नहीं है पोर्टल की इस वक्त सीखना। अभी पेपर पास करो बेटा, पेपर पास करेंगे ना, मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन सही है बेटा, कोई सवाल नहीं है फर्दर, तो मैं इसको अब डिस्कनेक्ट करता हूँ। बाकी आपने ये सवाल में शेयर करता हूँ सारे, उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा।